बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं इस वक्त अपनी शादी का एल्बम देख रहा था। शादी के एल्बम में नसीम बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपनी शरीके हयात का जो तस्वर सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। उससे शादी भी बड़े ही ड्रामाई अंदाज में हुई थी। हमारे यहाँ बरादरी में शादी करने का रुझान है। जो बरादरी से बाहर शादी कर ले उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। नसीम का ताल्लुक हमारी बरादरी से नहीं था। मैं इन तस्वीर को देखकर तस्वर ही तस्वर में दोबारा से शादी वाले दिन में पहुँच गया। सब घर वाले और रिश्तेदार शादी की तकरीब में मौजूद थे। मेरे दोस्त मेरे इर्द गिर्द बैठे मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत बीवी मुझे मिल रही है। मैं भी खुद को खुश नसीब ही समझता था। यार, तुमने तो बड़ी अच्छी जगह हाथ मारा है। ज़हीर ने मेरे कंधे पर जोर का हाथ दिया था। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। भाई, अपनी अपनी किस्मत है। जुबैर ने जोरदार कहकहा लगाया। उसने ये जुमला जानबूझकर अदा किया था क्योंकि ज़हीर की बीवी वाजबी सी सूरत की मालिक थी, जबकि ज़हीर खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान था। जब वो दोनों साथ साथ खड़े होते तो दोनों की जोड़ी बेजोड़ सी लगती। हाथ हल्का रखो, हर वक्त उसका मजाक मत उड़ाया करो, मैंने हल्के से जुबैर के कान में कहा। मेरी बात पर वो मुस्कुराकर रह गया। उस वक्त नसीम की बहनें और कजिन दूध का गिलास लेकर आईं। गिलास देखकर मैं और मेरे दोस्त मुस्कुराए, जबकि ज़हीर बोला, देखो किस प्यार से दूध का गिलास ले आई और तुम लोग ऐसे सोच रहे हो जैसे दूध में जहर मिलाकर लाई हैं। लो, सबसे पहले मैं पी लेता हूँ। ज़हीर ने गिलास उठाकर पीना शुरू कर दिया। गिलास खाली करके उनके हवाले कर देने पर भी लड़कियां अपनी जगह से नहीं हटी तो मैंने ज़हीर की तरफ देखा। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जब दूध पिया है तो इन्हें दूध पिलाई भी देना पड़ेगी। ज़हीर ने कहा। क्यों भाई, ये सही कह रहा है, 2000 रुपये देना पड़ेंगे, एक लड़की बोली। बहरहाल काफी बहस के बाद ज़हीर ने 1000 रुपये का नोट लड़कियों के हवाले कर दिया और वो खुशी खुशी चली गई। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अम्मी के चीखने की आवाज पर दोबारा से माजी से हाल में लौट आया। तेजी से अम्मी जान के कमरे में गया। अब्बू भी परेशानी के आलम में खड़े थे। क्या हुआ अब्बू? मैंने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी माँ ख्वाब में डर गई है। ख्वाब में डर गई है? मैंने पूछा। हाँ, वही ख्वाब नजर आया था कि एक खौफनाक शक्ल वाली औरत उनकी तरफ बढ़ रही है और वो तुम्हारी अम्मी का गला घोंटना चाहती है। अब्बू, अब हर सूरत अम्मी को किसी अच्छे आमिल को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ख्वाब इन्हें बाकायदगी से आने लगे हैं। अक्सर इन्हें अकेले में भारीपन भी महसूस होता है, जैसे कोई चीज़ है जो इनके साथ साथ चल रही है। काशिफ बेटे, मैंने पहले इस बात का संजीदगी से नोटिस नहीं लिया था, लेकिन मुसलसल इस तरह ख्वाब में डरना और अकेले में किसी शय की मौजूदगी का एहसास होना इस बात की अलामत है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। तुम्हारी अम्मी को किसी आमिल को दिखाना ज़रूरी हो गया है। अब्बू ने कहा। अब्बू जी, इस मामले में ज़रा सुस्ती न करें। ऐसे मामलात में देर हो जाए तो नुकसान उठाना पड़ता है, मैंने कहा। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। बहरहाल मुझे इन बातों पर मुकम्मल यकीन था। शादी की तस्वीर का एल्बम बेड पर पड़ा था। मैंने उसे एक बार फिर उठा लिया। दुल्हन के लिबास में नसीम बहुत ही प्यारी लग रही थी। बिल्कुल चीनी गुड़िया महसूस हो रही थी। उसका रंग भी दूधिया था। नसीम से दोस्ती भी एक इत्तेफाक था। मुझे याद है कि मेरी दोस्ती नसीम से मोबाइल फ़ोन पर हुई थी। मुझे याद है मोबाइल पर तकरीबन 20-30 दिन बात करने के बाद हमारी मुलाकात हुई थी। नसीम ने मुझे अपना नाम बताया था। मैंने उसके नाम की तारीफ़ की थी और फिर साथ ही अपना नाम बताया। कहने लगी, मुझे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगता है। उस दिन नसीम से मुलाकात करके मुझे बहुत ही अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ था। रात भर में उसे ख्वाबों में देखता रहा। वो बहुत ही हसीन लग रही थी। उस दिन मुलाकात करने से फिर मुलाकातों का सिलसिला रुका नहीं, चलता रहा। नसीम से मोहब्बत के अहदो पैमा हुए। फिर हम शादी के मुकद्दस बंधन में बंध गए। अगरचे मेरी वालिदा नसीम से मेरी शादी के हक में नहीं थीं। वो चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे अमीर घराने में हो जो मुझे ज़्यादा कारोबार में सपोर्ट करे, मैं माली तौर पर मुस्तहकम हो जाऊं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारूं। इसके बरक्स मैं रोमान परवर साबित हुआ
मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, रोमानवी बातों में मेरा भरपूर साथ दे। नसीम की सूरत में मुझे एक ऐसी शरीके हयात मिल गई थी जिसका मैंने सिर्फ तसव्वुर ही किया था। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इस बिना पर घर में अक्सर सास बहू में मामूली बातों पर लड़ाई झगड़ा होता था। जब मैं घर आता तो नसीम का मुंह फूला होता। मैं उसे समझाता, नसीम तुम वक्त की नज़ाकत को समझा करो, तुम इस घर में नहीं हो, इसीलिए अम्मी जान और तुम्हें एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जब तुम दो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ जाओगी फिर कोई झगड़ा नहीं होगा, घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। मेरे समझाने का अंदाज ऐसा था कि बात उसकी समझ में आ जाती, उसका मूड फिर से खुशगवार हो जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ सात बहू के दरमियान झगड़ा खत्म हो गया। उसमें ज़्यादातर किरदार नसीम का ही था, जो बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा रखती थी। घर का माहौल खुशगवार हो जाने पर मैं बहुत खुश था कि न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक रोज़ दोपहर के वक्त अम्मी जान कमरे में सो रही थी। नसीम किचन में खाना तैयार कर रही थी। न जाने क्या हुआ कि अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। नसीम के चीखने चिल्लाने पर अम्मी जान की आंख खुल गई, मगर उस वक्त नसीम का जिस्म 30% जल चुका था। पड़ोसियों की मदद से नसीम को अस्पताल पहुंचाया गया। मोबाइल के ज़रिए मुझे अस्पताल में ही बुलाया गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह नसीम की जान बच जाए, मगर यह मुमकिन नहीं रहा था। उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मैं कई माह इस सदमे को नहीं भुला सका। जब भी तन्हाई मुयस्सर आती, मेरी आंखों के सामने अस्पताल में नसीम के दम तोड़ने का मंजर आ जाता। मैं अभी नसीम का गम भुला नहीं सका था कि अम्मी जान की तबीयत फिर से ख़राब रहने लगी। वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई शय उनके साथ है, जो उनके साथ साए की तरह रहने लगी है। ख्वाब में भी अक्सर एक औरत उनके चेहरे पर बाल बिखराए नजर आती। वो उन्हें डराती, न डरने पर जोर से उनका गला दबा देती। अब्बा जान ने अपने वाकिफकार एक आमिल जमशेद को दिखाया। आमिल जमशेद ने बताया कि उन पर किसी रूह का साया है जो अम्मी जान को हर वक्त खौफ में मुब्तला रखना चाहता है। इलाज के जरिए ही इस रूह से निजात मिल सकती है। अभी अम्मी जान का इलाज शुरू हुए 2 ही दिन हुए थे कि अम्मी जान सोते में चीख मारकर उठ बैठी। उनका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। वो बहुत घबराई हुई थीं, खौफ से बुरी तरह कांप रही थीं। उन्हें इस हालत में देखकर अब्बू और मैं दोनों घबरा गए। अम्मी क्या हुआ? मैंने पूछा। मुझे जवाब देने की बजाय वो मुझे खौफज़दा नज़रों से देख रही थीं। बेटे, अम्मी को फ़ौरन पानी पिलाओ, अब्बू ने कहा। यह कहते हुए मैंने जग से एक गिलास भरा और अम्मी की जानिब बढ़ाया, जिसे वो एक ही सांस में चढ़ा गईं। खासी देर तक गुमसुम रहीं, फिर कहीं जाकर बात करने के काबिल हुईं। उस औरत ने धमकी दी है कि मैं अपना इलाज ना करवाऊं, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी अब्बू ने अम्मी से पूछा, आखिर वो तुमसे चाहती क्या है? वो चाहती है कि मैं जब तक जिंदा रहूं, सिसकती तड़पती रहूं, जिंदा रहूं, लेकिन हर वक्त खौफज़दा रहूं, मुझे किसी पल चैन न आए। अम्मी जान ने रोते हुए बताया, अरे बेगम, तुम्हें इस खबीस रूह से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आमिल जमशेद हमेशा के लिए तुम्हें इस रूह से छुटकारा दिलवा देंगे। अब्बू ने कहा, वो हमेशा अपना चेहरा बालों में छुपा कर रखती थी। आज उसने अपना चेहरा दिखाया। उफ मेरे खुदा, किस कदर खौफनाक चेहरा था। चेहरा देखते ही दिल दहल गया। अम्मी जान ने ये कहते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। अब्बा जान, आमिल जमशेद को उस खबीस रूह के धमकी देने के बारे में ज़रूर बताना, मैंने कहा। हाँ बेटा, बेफिक्र रहो, मैं सुबह होते ही सबसे पहले आमिल साहब के पास जाऊंगा। अब्बू ने मुझे यकीन दहानी करवाई। मैं मुतमईन होकर अपने कमरे में चला आया। मेरा ये इत्मीनान आर्जी था, क्योंकि अब उस खबीस रूह ने अम्मी को दिन रात डराना शुरू कर दिया। वो हकीकत में भी अम्मी जान को नजर आने लगी। इस नई सूरत हाल से अब्बू और मैं दोनों ही फिक्रमंद हो गए। आमिल जमशेद से अम्मी जान का इलाज चल रहा था, मगर इन्होंने हमें भरपूर यकीन दिलाया कि अब्बू जान को इस रूह से निजात मिल जाएगी। मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से निजात मिलेगी। इस खबीस रूह ने बहुत ज़्यादा अम्मी जान को तंग करना शुरू कर दिया। अम्मी जान की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने पर अब्बू का मुझ पर दूसरी शादी करने का दबाव बढ़ गया। इतवार के दिन अब्बू मेरे पास मेरे कमरे में आए
और समझाने की कर्ज से बोले, तुम देख रहे हो कि तुम्हारी वालिदा की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है, ऐसे में किसी का घर में रहना बहुत जरूरी हो गया है। अब्बू ने कहा तो मैंने उन्हें तजवीज़ दी कि हम फूफी निगहत को चंद दिन के लिए घर में बुला लेते हैं, लेकिन हमें घर में एक औरत की मुस्तकिल ज़रूरत थी। तभी अब्बू ने सोचा कि मेरी शादी कर दी जाए। मैंने कहा, अब्बू जान, मेरे जहन से तो नसीम की यादें चिपक कर रह गई हैं। मैं उसे जितना भुलाना चाहता हूँ मुझे उतना ही याद आती है। अब्बू कहने लगे, तुम जब तक दूसरी शादी नहीं करोगे उसकी यादें कभी नहीं भुलाओगे। मैंने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन अब्बू की जिद थी कि मैं जल्द अज जल्द दोबारा से शादी के बंधन में बंध जाऊं। मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि अम्मी की जोरदार चीख फिर से सुनाई दी। साथ ही ऐसा लगा जैसे कोई सहन में गिरा हो। मैं लपक कर वहां पहुंचा। अम्मी जान सीढ़ियों से बुरी तरह लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी थी। उनका पूरा चेहरा लहूलुहान हो रहा था, जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। अब्बू भी उनके पास पहुंच चुके थे। काशिफ बेटे, मुझे नसीम ने बहुत जोर से धक्का दिया है। अम्मी जान के मुंह से बेइख्तियार यह जुमला निकला। क्या? मैं नसीम के नाम पर बुरी तरह चौंका। हाँ बेटे, वो नसीम ही थी। ये कहते हुए अम्मी जान खौफ से बेहोश हो गईं। हम उन्हें लेकर अस्पताल भागे। वो होश में नहीं आ रही थीं। डॉक्टर्स का कहना था कि उनके सर में शदीद चोट आई है। उनका फौरी तौर पर होश में आना मुमकिन नहीं। ये भी खदशा था कि होश में आते ही वो कोमे में न चली जाएं। डॉक्टर्स की बात सुनकर हम बाप बेटा दोनों ही फिक्रमंद हो गए। अम्मी जान की इस बात ने मुझे उलझन में डाल दिया कि नसीम ने अम्मी जान को धक्का दिया है। यह कैसे मुमकिन था कि एक शख्स मर चुका हो, फिर वो किस तरह से एक जिंदा इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात एक मुअम्मे की तरह थी जो अम्मी जान के होश के आने पर ही पता लगनी थी। एक हफ्ता मुसलसल बेहोश रहने के बाद अम्मी जान होश में आ गईं। वो बहुत कमज़ोर थीं। खासी देर मुझे ऐसे घूरती रहीं जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ और पहचान ना पा रही हूँ। मैं भी उनके पास चुपचाप बैठा रहा। फिर इन्होंने खुद ही रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रही हैं? मैंने पूछा। मुझे माफ़ कर दो काशिफ बेटे, वो बिलक बिलक कर रो रही थी। क्या बात है अम्मी? मैंने पूछा। मैं बहुत गुनहगार हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। अम्मी, क्यों मुझे गुनहगार कर रही हैं? आखिर बताएं तो सही, बात क्या है? काशिफ बेटे, मुझे नसीम से सख्त नफरत हो गई थी। मैंने तुम्हारे सुनहरे मुस्तकबिल का जो ख्वाब देखा था वो नसीम के घर आने से चकनाचूर हो गया। मैंने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली कि तुम्हारे अब्बा जान की इस शादी में मर्जी शामिल थी। मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं उस मौके की तलाश में थी कि नसीम को तुम्हारी ज़िंदगी से किसी तरह दूर कर दूं। और फिर बेटा, मैंने जादू का सहारा लिया। एक आमिल बाबा के पास जाकर उनसे दरख्वास्त की कि मैं अपनी बहू की जान लेना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि शैतानी जिन्नात की मदद से ये सब मुमकिन है। बस बेटा, मैंने अपनी काफ़ी सारी दौलत इस सब कामों के नज़र कर दी। ऐसा करते ही जिन्नात नसीम को तंग करने लगे। वो कभी उसे धक्का देते तो कभी उसे परेशान करते। इन सब बातों का मुशाहिदा मैंने खुद किया। उस दिन नसीम को किचन में खाना पकाते हुए न जाने कैसे चक्कर आ गया। वो चकरा कर फर्श पर गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज़ पर मैं लपक कर किचन में गई। मैंने मौके से फ़ायदा उठाया, उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। खुद कमरे में आ गई। उसके शोर मचाने पर भी किचन में नहीं गई। किचन में जलते हुए नसीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका 70% जिस्म जल गया था। मोहल्ले वाली उसकी चीखों पुकार सुनकर घर में दाखिल हुए। तब मैं लपक कर सहन में गई और उनके सामने ऐसे बन गई जैसे मैं सो रही थी। नसीम की चीखों पुकार सुनकर अभी बेदार हुई। मैं नसीम के पास मौजूद नहीं थी, इसीलिए मोहल्ले वालों को भी यकीन आ गया कि नसीम अपनी गफलत और लापरवाही से जली है। नसीम के इंतकाल हो जाने पर वो मुझे ख्वाब में आकर डराने लगी। मुझे लगता वो मेरे आसपास मौजूद है। मुझे नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में नहीं थी, फिर भी ख्वाब में आकर डराने लगती। जब आमिल जमशेद से इलाज की बातें होने लगी तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं अपना इलाज ना करवाऊं। मैं नसीम से खौफजदा थी। वो मर कर भी मुझे अपनी सूरत दिखाती रहती थी। जमशेद से मेरा रूहानी इलाज होने पर नसीम की रूह को शदीद गुस्सा आया। आज मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तो मुझे लगा किसी ने मेरी चुटिया को जोर से खींचा हो। मैंने पलट कर देखा तो नसीम को वहां देखकर मेरे हाथ पांव ही फूल गए। मैं नीचे भागने का सोच रही थी
کہ وہ کہنے لگی، میں نے تجھے منع کیا تھا اپنا روحانی علاج مت کروا، مگر بات تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ تبھی بدلے میں نے بھی غصے سے کہا کہ میں اپنا علاج ضرور کرواؤں گی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں نے اسے سخت لہجے میں بات کی۔ تبھی اس نے کہا کہ وہ مجھے علاج کے قابل ہی نہیں چھوڑے گی۔ وہ میری طرف لپکی تھی۔ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف گئی تو وہ میرے پیچھے دوڑی۔ میں نے جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھا، اس نے زور سے مجھے دھکا دیا اور میں سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ امی کا یہ انکشاف مجھ پر بجلی بن کر گرا۔ میری بیوی نسیم کا قاتل کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میری انگلیاں غصے سے بھنچی ہوئی تھیں، غصہ اتنا کہ ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے نسیم کا معصوم چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ اسے جلنے میں کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ کاش میں گھر پر ہوتا تو اسے بچا لیتا۔ اسی دن امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بچانے کی کوشش کی مگر وہ جاں بر نہیں ہو سکی۔ امی جان کے انتقال پر مجھے یہ دوسرا دھچکا لگا۔ پہلے ان کے انکشاف سے لگا تھا۔ ایمبولینس میں امی جان کی لاش رکھ دی گئی۔ میں بھی ابو کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ امی جان نسیم کی قاتل تھیں اور نسیم کی روح نے اپنے قتل کا بدلہ لے لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔